सुमन और दिलकुश चांदना साहब, प्रणाम सर जी, दोनों पहले से ही जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रीना गुर्जर, हेलो सर, रीना का भी स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। दिलकुश चांदना, संतोष, ओ सुमन मीना, अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अर्पिता। जुड़ जाइए सभी लोग। कितने लोग जुड़े हैं अभी? 5 लोग लाइव। लाइव जो जुड़ते चले जाएं वो लाइक भी करते चले जाएं। सुरेश मीणा, दिलकुश मीणा पोलियाड़ा, अच्छा दिलकुश लास्ट तक रहेगा ना? कल कह रहा था मेरे को कि मैं लास्ट तक रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार तेरा कमेंट पहले आया है। सागर पटेल, काजल पाटीदार, हाय सर, हेलो काजल। जितने लोग लाइव जुड़ते चले जाएं वो लाइक भी करते जाएं साथ के साथ। 13 लोग लाइव जुड़े हैं, 5 लाइक है ना? नमस्ते सर जी, जय भट्ट, नमस्ते जय, हेलो सर जी, गुड इवनिंग। खुशबू पाटीदार, गौरव पांचाल, गुरु जी नमस्ते गौरव जी। ये है संदेश डेंडोर, है ना? सभी का स्वागत है, जुड़ते चले जाइए। दिनेश सोयल, अश्मिता बुनकर, स्वागत है दोस्तों सभी का कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। 8 लोगों ने लाइक किया है, 15 लोग लाइव है। जल्दी से लाइक कीजिए, साथ के साथ शेयर कीजिए इसको। ऋतिक सेवक भी जुड़ा है, वेरी गुड ऋतिक, स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। 17 लोग लाइव हो चुके हैं, 20 आते ही अपन अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। वैसे टॉपिक आपको दिख भी रहा है। अर्पिता जोशी, ऋतिक सेवक। दोस्तों अपन ने मुख गुहा के बारे में बात कर ली थी, मुख और मुख गुहा, माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में। गुड इवनिंग काजल पाटीदार, गुड इवनिंग काजल, सभी का स्वागत है। 13 लोग है ना? विनायक जोशी, प्रणाम विनायक, विनायक भी जुड़ चुका है। जैसे ही 20 हो जाएंगे अपन शुरू कर देंगे, है ना? सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। 15 लोग, 15 लाइक, ये सही है ना? ग्रसनी पढ़ेंगे आज, फेरिंग्स। आज ये देखो मुंडी बड़ी है आज, है ना? आज मुंडी बड़ी है और आपको समझना है किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। मुख और मुख गुहा, मुख गुहा में तालू, जीभ और दांत अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन दोस्तों शुरू कर देते हैं। कौन सा टॉपिक है? ग्रसनी। 12 लोग लाइव है, पहले 17 थे, अब 12 रह गए। वो कुछ लोग है ना, मैं हर बार कहता हूँ कमेंट करके वो प्रेजेंट लगाने आते हैं ना, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों अब शुरू कर देते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स के बारे में। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसको देखते हैं पहले। यहाँ देखिए, ये नाक है और ये पूरा है नासा मार्ग, नेजल पैसेज। डायग्राम सबको क्लियर दिख ही रहा होगा। कौशल पाटीदार, कौशल भी जुड़ा है, स्वागत है कौशल। ये नाक और ये कौन है? नासा मार्ग। डायग्राम चित्र आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बड़ा भी मैंने बनाया है। ये मुख है और इधर जो है ये है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। यहाँ पर ये जो है ये है सांस नली, श्वास नली, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली का जो ऊपर वाला छिद्र है संदेश डेंडोर। रिजल्ट आपने कहा है, रिजल्ट क्या कह रहा है संदेश? रिजल्ट को छोड़ो, है ना? 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, 10th क्लास का कोई नहीं है इसमें, है ना? और जो लिखा है वही रिजल्ट आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्लोटिस, श्वास नली, श्वास नली का जो छिद्र है उसको क्या कहेंगे? ग्लोटिस। ये है भोजन नली और भोजन नली के छिद्र को क्या कहेंगे? ग्लेट। तो ये श्वास नली है, इसका छिद्र ग्लोटिस। ये भोजन नली है, इसका छिद्र क्या कहलाएगा? ग्लेट कहलाएगा। हेलो सर, जिया शर्मा, काजल पाटीदार, अच्छा जिया भी जुड़ चुकी है, स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। तो अपन ग्लोटिस और गैलेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या है ये। और इस श्वास नली के यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं लैरिंग्स। ये देखो यहाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कंठ में ये जो है ये है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। ये रहा लैरिंग्स, ठीक है।
अब अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी से जुड़ी पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ग्रसनी जो है वो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम व श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का उभयनिष्ठ पथ है। पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है। ये देखिए, उभयनिष्ठ पथ, कॉमन रास्ता, मतलब पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन रास्ता, आइस गैमिंग और दूसरों का कमेंट गायब हो गया भाई, है ना। चलो देखते हैं ना, आज ये कमेंट या लाइटिंग ज्यादा चमक रही है क्या? पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ रास्ता कौन सा है? चलो आ जाइए, है ना। कमेंट सबने देख ही लिए, 13 लोग लाइव है। जितने भी लोग लाइव है अब ग्रसनी के बारे में समझ लो, है ना। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ पथ, कॉमन रास्ता। कॉमन समझते हैं, जैसे सांस लेंगे तो ये श्वसन तंत्र और यहां भी कौन आ जाएगी? ग्रसनी। खाना खाएंगे, मुख मुग्वा पाचन तंत्र, यहां भी कौन आ जाएगी? ग्रसनी। सांस भी ग्रसनी में से होके ही गुजरता है और भोजन भी ग्रसनी में से ही होके गुजरता है। तो ग्रसनी कॉमन है दोनों के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ पथ कौन है? फेरिंग्स। दूसरा, ये जो है फनल जैसी होती है। फनल का मतलब कीप नुमा, कीप के जैसे आकार की होगी कौन? फेरिंग्स। दो बातें हो गई। तीसरी बात दोस्तों, इस फेरिंग्स में भी उपकला पाई जाती है, एपिथीलियम। और फेरिंग्स की जो उपकला है वो वही उपकला है जो मुख गुहा में पाई जाती थी, जीभ के ऊपर पाई जाती थी। क्या नाम था? नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला। ध्यान से देखना दोस्तों, तीन बातें, उभयनिष्ठ रास्ता, कीप जैसे और नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला इसके अंदर पाई जाएगी। चौथी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक है नासा ग्रसनी, दूसरी है मुख ग्रसनी और तीसरी है लैरिंग्स ग्रसनी या लैरिंजोफेरिंग्स। तीसरी है लैरिंजोफेरिंग्स। तो मुख जो ग्रसनी है, नए जो जुड़े हैं पीसी चिराग, स्वागत है चिराग लाइव क्लास में। ये ग्रसनी है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और लैरिंजोफेरिंग्स या लैरिंग्स ग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने भाग हो गए? 3। तो ये 4 बातें आपको अभी ग्रसनी के बारे में मैंने बताई है। गुड इवनिंग पीसी चिराग। इंडियन आर्मी भी चलो जुड़ चुकी है। आज इंडियन आर्मी थोड़ा लेट हो गई है। इंडियन आर्मी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दिलकुश और कुलदीप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी में। ग्रसनी के 3 भाग, नासा, मुख और लैरिंग्स, है ना। उपकला कौन सी है, आकार कैसा है और उभयनिष्ठ रास्ता, ये 4 बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। आइए अब इससे आगे एक एक ग्रसनी के बारे में, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और लैरिंग्स के बारे में या लैरिंजोफेरिंग्स के बारे में देखते हैं। आइए देखिए। गुड इवनिंग सर। इंडियन आर्मी नेट प्रॉब्लम है सर। अच्छा, इंडियन आर्मी को नेट की प्रॉब्लम है, बोलो हद हो गई। 12 लोग लाइव है, स्लो चल रहा है। अच्छा, वो तो ये लाइव में लोग क्यों नहीं जुड़ते? मेन प्रॉब्लम नेट ही है। उनको लगता है नेट चला जाएगा इसलिए वो कमेंट करके और निकल लेते हैं। कोई बात नहीं, अपने को पढ़ना है ना। केवल प्रेजेंस शो नहीं करनी है, प्रेजेंस तो अपन जिंदा है वही काफ़ी है। दोस्तों ग्रसनी में पहला जो पार्ट है उसका नाम है नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स। ध्यान से देखिए,
नासा ग्रसनी नेजोफेरिंग्स। नासा मार्ग जिस जगह पर जाके खुलते हैं उस जगह को कहेंगे नासा ग्रसनी। अब इस नासा ग्रसनी में 4 छिद्र होते हैं। इस नासा ग्रसनी में 4 छिद्र आके ओपन होते हैं। नए जो जुड़े हैं पर्थ भट्ट, हेलो सर जी, बिग फैन। अच्छा, पर्थ भी जुड़ चुका है, स्वागत है पर्थ कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। 4 छिद्र इस नासा ग्रसनी में पाए जाते हैं। अगर आप, या मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसे बना दूं, ये देखिए, सपोज दैट ये नेजोफेरिंग्स है, 2 छिद्र मैंने यहां पर बना दिए, ये 2 यहां पर बना दिए, देख लीजिए। 2 छिद्र जो है ये है अंतःनासा छिद्र। कौन से नासा छिद्र? अंतःनासा छिद्र। भाई बाहर की तरफ तो ये 2 नाक के छेद है, ये दोनों ऐसे कैसे सीधे जाके किसमें खुल जाते हैं? नासा ग्रसनी में। तो 2 छेद तो किसके हो गए? अंतःनासा छिद्रों के। निशांत पाटीदार और विकास पाटीदार दोनों जुड़ चुके हैं, दोनों का भी स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाले अंतःनासा छिद्र और ये नीचे वाले क्या है, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। ये है यूस्टेकियन नलिका के छिद्र। यूस्टेकियन नलिका के छिद्र। यूस्टेकियन नलिका के छिद्र कहाँ आके खुलते हैं? नासा ग्रसनी में। तो दोस्तों, नासा ग्रसनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 छिद्र है, 2 अंतःनासा छिद्र और 2 यूस्टेकियन नलिका के छिद्र। आइस गेमिंग, हाय सर, मैं अच्छा, भाग्यश्री और मनीषा फ्रॉम दीवड़ा छोटा, अच्छा दोनों एक साथ देख रही है, दोनों का स्वागत है एक साथ। तो ये नासा ग्रसनी है, ये 4 छिद्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये है कि यूस्टेकियन नलिका क्या है। यूस्टेकियन नलिका क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां देख लीजिए, ये अपना कान है, कान। यूस्टेकियन नलिका क्या है? ये कान है पूरा, ये है ना। इसको कर्ण पल्लव और ये है कर्ण कुहर, जो नलिका अंदर जा रही है कान की। और फिर यहाँ पर है मध्य कर्ण, मिडल ईयर, और फिर यहाँ से इधर की तरफ है इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये है कर्ण पल्लव, कर्ण कुहर, मध्य कर्ण और आंतरिक या इंटरनल ईयर। कान के 3 पार्ट, ये बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण, ये अंतःकर्ण। और वैसे भी अपन कान नहीं पढ़ रहे हैं, अपन नासा ग्रसनी के बारे में समझना चाहते हैं, उस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कान का पर्दा पाया जाता है, ये देखिए कान का पर्दा, ये कान का पर्दा है। और इस कान के पर्दे को कहते हैं टिम्पैनम। क्या कहते हैं? टिम्पैनम। देख लीजिए ध्यान से, ये है अंदर वाला कान। कान जब पढ़ेंगे तब डिटेल में और बात करेंगे। इसमें 2 चीजें पाई जाती है, सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक संरचना और होती है आंतरिक कर्ण में, कोक्लिया। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आंतरिक कर्ण में है SCC। SCC का मतलब है अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। ये कोक्लिया तो संबंधित है, जो आप कान से सुनते हो उससे संबंधित तो है कोक्लिया। और दोस्तों याद रखें, आपका कान आपके शरीर के बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार है।
आप अच्छे डांसर है, आपके शरीर का अच्छा बैलेंस है। सर कान में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? अंदर सिरुमिनस ग्लैंड होती है जो वैक्स के जैसा पदार्थ स्रावित करती है और फिर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो उससे कान में जो कचरा होता है उस तरीके का होता है। मनीषा और वो पूछ रहे हैं। तो अर्धवर्ताकार नलिका ये रही और ये शरीर का संतुलन बनाने के काम में आती है। आज एक बात याद रख लें दोस्तों, कान सिर्फ सुनने के ही काम नहीं आते, कान शरीर का संतुलन बनाने के काम भी आते हैं, बैलेंस करने के काम भी आते हैं। अंदर वाला कर्ण कोक्लिया सुनने से संबंधित, अर्धवर्ताकार शरीर के संतुलन से संबंधित, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। कान के पर्दे को अपन क्या कहेंगे? टिम्पैनम। अब ये कान का पर्दा बहुत बारीक झिल्ली है। सपोज करो इधर से कोई दबाव पड़ा तो ये कान का पर्दा पर्दे की तरह उड़ जाएगा यहां से। इसलिए यहां पर ये देखिए एक नलिका होती है जो ऐसे आके किसमें खुली रहती है? नासाग्रसनी में। अब बात समझना, नासाग्रसनी में अपन सांस लेते हैं तो वहां भी हवा रहती है, जितना सांस लिए वो। सपोज करो बाहर से वायु का दबाव पड़ रहा है, इधर आपने वायु में सांस ली, ये देखिए सांस ली, नाक से कहाँ पहुंच गई? नासाग्रसनी में। इसी नासाग्रसनी को उठा के मैंने यहाँ रखा है और उसमें वायु आई और ये इस छिद्र के द्वारा इधर पहुंच जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, इधर वायु का दाब, इधर भी और इधर से भी वायु का दाब। पर्दे पर दोनों तरफ से वायु का दाब मेंटेन करने का काम कौन करती है? ये यूस्टेकियन नलिका। इस नलिका का नाम है यूस्टेकियन नलिका। बताइए दोस्तों, यूस्टेकियन नलिका कौन से कर्ण से निकलती है? मिडल ईयर से, मध्य कर्ण से। क्या करती है? कान के पर्दे का संतुलन बनाए रखती है। कभी आप स्विमिंग पूल में ऐसे नहाने गए हों, ज्यादा देर तक पानी में रहने पर आपके कान दर्द करने लग जाते हैं। और अगर आप पानी की बहुत ज्यादा गहराई में, स्विमिंग पूल तो ज्यादा गहरे नहीं होते, कुएं वगैरह में अगर आप ज्यादा गहराई में चले गए तो क्या होगा? देखो नॉर्मल आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो कान पर तो आपने कोई प्रोटेक्शन लगाई नहीं है, तो आपके कान में बार बार पानी जाता है इधर से, और इधर से दबाव किसके हिसाब से मेंटेन है? हवा के हिसाब से। और बाहर कौन आ रहा है? पानी। तो इधर का दाब ज्यादा हो जाता है, इस टिम्पैन पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से आपके कान में दर्द होता है। अगर आप ज्यादा नीचे गहराई में चले गए तो दोस्तों आपको भी पता है, सर कान में वो बता ही दिया। हाँ सर, प्रिया, अच्छा प्रिया जुड़ चुकी है, स्वागत है सभी का। 22 लोग लाइव है, 20 लोग भी लाइव हो तो भी अपने लिए काफ़ी अच्छा है। आज तो 22 है, 21 से एक ज़्यादा 22, 29 लोग अभी तक आ चुके थे, वो कुछ घरेलू कामों की वजह से वापस चले गए हैं। तो पानी का दबाव, जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता है, और अगर दबाव ज़्यादा होगा तो कान का पर्दा फट भी सकता है। सर कान का पर्दा तो टूट जाता है, कोई बात नहीं। ये जिसको भी क्वेश्चन पूछना है मैंने बताया ना, व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेना, वरना अभी 1 घंटे में जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया। सिरुमिनस ग्लैंड, कान के अंदर जो आप कह रहे हैं तरल पदार्थ, उसको सिरुमिन कह सकते हैं। वैक्स की तरह, मोम की तरह होता है। सिरुमिनस ग्लैंड के द्वारा स्रावित पदार्थ सिरुमिन। बोल तो दिया, ये पीसी चिराग वाले पूछ रहे है ना, और बाकी मैं आपको कह ही दिया, कमेंट बार बार अपन देख नहीं सकते, वरना तो फिर 1 घंटे में जो अपना कंटेंट है वो भी नहीं हो पाएगा, बातें ही हो पाएगी और आपका नेट भी बेकार जाएगा। ठीक है, तो जवाब दे दिया है इसका। सुरेश कुमार गुर्जर, हेलो। आज सुरेश सर भी जुड़े हैं, उन्होंने भी अपना नेट बचा के रखा है आज। स्वागत है सुरेश सर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। तो ये है कोक्लिया सेमी सर्कुलर कैनाल, यूस्टेकियन नलिका, कान के पर्दे से संबंधित।
सुरेश सर जुड़ चुके हैं, इंडियन आर्मी भी है, सुरेश सर भी है, सभी लोग हैं। तो ये नासा ग्रसनी के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। नासा ग्रसनी, 4 छिद्र, 2 अंतःनासा छिद्र, 2 यूस्टेकियन। यूस्टेकियन नलिका कहाँ से निकलती है? मध्य कर्ण से निकलती है। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। नासा मार्ग जहां पर जाके खुलेगा उसको कहेंगे नासा ग्रसनी। देखिए, तो नासा मार्ग कहां पर जाके खुलेगा? नासा ग्रसनी में। और मुख गुहा जहां पर जाके खुलेगी वो मुख ग्रसनी में। आज एक और बात मैं आपको बता देता हूं, सांस नाक से भी ली जा सकती है और मुंह से भी ली जा सकती है। नाक से लेने में क्या फायदा है? इस नासा मार्ग में, ये नासा मार्ग दिख रहा है ना, यहां पर ऐसे उभार और गर्त वाली संरचना पाई जाती है। नेजल कॉन्की कहते हैं इसको। हेलो सर, नितेश कुमार पाटीदार और पीसी चिराग, कैसे? ऐसा पीसी चिराग अभी भी कुछ पूछ रहे हैं। ये देखो, तो ये है उभार और गर्त। और इस मेम्ब्रेन को क्या नाम से जाना जाता है? स्नीडेरियन झिल्ली। देखिए दोस्तों, नासा मार्ग में एक झिल्ली पाई जाती है, स्नीडेरियन झिल्ली। हेलो सर जी, नितेश, पीसी चिराग कैसे? पीसी चिराग क्या पूछ रहे हैं? कैसे का क्या मतलब है भाई? हेलो सर, महेश सरपोटा भी जुड़े हैं, स्वागत है महेश लाइव क्लास में। नासा मार्ग में कौन सी झिल्ली है? स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ये झिल्ली क्या करती है? इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये नासा मार्ग और ये स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो यहाँ पर म्यूकस या श्लेष्मा जैसा पदार्थ स्रावित होता है, ये देख लीजिए, म्यूकस या श्लेष्मा जैसा पदार्थ स्रावित होता है। और इस म्यूकस या श्लेष्मा के द्वारा अगर जो सांस में आप वायु ले रहे हैं उसमें धूल के कण या डस्ट के पार्टिकल भी आ जाएं तो ये यहाँ नाक में ही जमा हो जाएंगे। एक फायदा तो ये कि कचरा श्वास नली में नहीं जा रहा है। दूसरा फायदा, आपको इतना तो पता है कि मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? सामान्य तरीके से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इससे ज़्यादा है आजकल तो खतरा है, फिर कोरोना है ना, जांच करवानी पड़ेगी। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री। अब आपको पता है बाहर वायुमंडल में जो वायु है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, 37 डिग्री तो रहती नहीं है। सपोज करें बाहर से बाहर गर्मी ज़्यादा है, गर्म वायु आई, और ये गर्म वायु जैसे ही इन उभार और गर्तों में से गुजरेगी कितने डिग्री सेंटीग्रेड की हो जाएगी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड की। अगर सर्दियों में बाहर से ठंडी वायु भी आई तो भी स्नीडेरियन झिल्ली और उभार और गर्तों से ये भी कितने की हो जाएगी? 37 डिग्री की। गर्म आए तो भी 37 डिग्री कर देती है, ठंडी आए तो उसका तापमान बढ़ा के 37 डिग्री कर देती है। प्रणाम दीपक प्रजापत, प्रशांत कुमार बैरवा धान का, स्वागत है प्रशांत लाइव क्लास में। ये देख लीजिए, तो 37 डिग्री टेम्परेचर बना देगी, तो नाक से सांस लेने में फायदा है, फालतू के डस्ट के पार्टिकल नहीं जाएंगे और वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होगा, फिर श्वास नली में जाएगा ताकि श्वास नली को तकलीफ नहीं। अगर मुंह से सांस लेंगे, देखो लेने वालों को तो कौन रोक सकता है, लेते रहो, तो फिर ये तीनों बातें नहीं होगी, सीधा श्वास यहीं से श्वास नली में चला जाएगा, डस्ट पार्टिकल भी जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें जाएंगी। नासा मार्ग, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी के बारे में आप इतना याद रखें,
नमस्ते सर जी, प्रशांत कुमार धानका, सुरेश पाटीदार, हेलो सर, मैं परी पाटीदार, परी स्वागत है, आज लेट जुड़ी है। तो ये है नासा मार्ग और नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। लैरिंग्स क्या है इस बारे में भी अपन बात करते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। गुड इवनिंग सर जी, मैं लेट हो गई। खुशबू पाटीदार, गुड इवनिंग खुशबू, कोई बात नहीं। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। आज अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लैरिंग्स ग्रसनी, इसका नाम लैरिंग्स क्यों रखा गया ये देखते हैं। लैरिंग्स ग्रसनी नाम रखा गया है, आपने सुना होगा स्वर यंत्र पाया जाता है, ये देखिए। और ये जो अपनी श्वास नली है इसके यहां पर ऐसे स्वर यंत्र पाया जाता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं। और उसके आसपास की ग्रसनी को क्या कहेंगे? लैरिंजोफेरिंग्स। क्या कहेंगे दोस्तों? लैरिंजोफेरिंग्स, इसके नाम से ही। और ये लैरिंग्स क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। नितेश कुमार पाटीदार भी जुड़े हैं। लैरिंग्स स्वर यंत्र, ठीक है। अपने अंदर श्वास नली के ऊपर वाले भाग में लैरिंग्स होता है। पक्षियों में ये स्वर यंत्र श्वास नली के नीचे की तरफ होता है जिसको सिरिंग्स कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अपने अंदर स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपरी भाग में, पक्षियों में यही स्वर यंत्र श्वास नली के निचले वाले भाग में जिसको सिरिंग्स, और अपने अंदर लैरिंग्स। ये श्वास नली और इस लैरिंग्स की वजह से ही ग्रसनी को क्या कहा जाएगा? लैरिंग्स ग्रसनी या लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। फेरिंग्स के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई है। अब कुछ और बातें अपन देख लेते हैं। यहां देख लीजिए, ये श्वास नली है ऐसे, और इधर है ये भोजन नली, ये रही श्वास नली। ट्रेकिया भोजन नली को दूसरा नाम क्या कहेंगे? ग्रसिका या ईसोफेगस। 18 लोग लाइव है, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ने में ध्यान दें। अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन वाली बात होगी तो अपन कर ही लेंगे। तो ये दोनों पाइपलाइन है। आपको पता है यहां पर इस वाले छिद्र को क्या कहेंगे? ग्लोटिस। और यहां एक ढक्कन पाया जाता है, ये देखिए, और इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है इसका? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस किसका बना होता है? उपास्थि का। किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। उपास्थि समझ रहे हैं? हड्डियां कठोर होती है, उपास्थियां कोमल होती है। जैसे नाक, ये जो कान है इसको घुमाया छोड़ दिया, नाक का आगे वाला भाग भी उपास्थि का बना होता है। जुगल यादव, एपिग्लोटिस, बिल्कुल जुगल, स्वागत है लाइव क्लास में। एपिग्लोटिस भी किसका बना होता है? उपास्थि का। और उपास्थियां भी बहुत प्रकार की होती है, और जिस उपास्थि का बना होता है उस उपास्थि का नाम है फाइब्रस। फाइब्रस प्रकार की उपास्थि, और फाइब्रस में भी जो टाइप है उसका नाम है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप साथ के साथ चीजों को समझते रहें। ये देखिए, येलो इलास्टिक कार्टिलेज फाइब्रस प्रकार की कार्टिलेज है। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं, और इस उपास्थि का बना होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है इस बारे में जानकारी अपन देख लेते हैं। वैसे तो ये खुला ही रहता है, जैसे सपोज करो अभी अपन बात कर रहे हैं, खुला है एपिग्लोटिस। ऐसे जब भी आप भोजन निगलने का काम करते हैं और भोजन निगलते हैं तो आपने देखा होगा गले में खटपट भी होती है। करके देख लो अभी खुद ही, ऐसे करके देख लिया आपने,
तो गले में ऐसा लगता है कुछ न कुछ सिस्टम ऊपर नीचे हुआ है। तो जब भी आप भोजन निगलते हैं केवल उस समय ये एपिग्लोटिस किसको ढक लेगा, इस ग्लोटिस को, ताकि खाना किस में नहीं चला जाए, श्वास नली में नहीं चला जाए। एपिग्लोटिस का काम पता लग गया, एपिग्लोटिस किसका बना होता है ये पता लग गया। एक बार और कह देता हूं, एपिग्लोटिस उपास्थिका, उपास्थिका नाम फाइब्रस, और फाइब्रस में भी प्रकार येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो सीधा आप यूं ही लिखें, किस उपास्थिका बना होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। ये काम था किसका, ग्लोटिस का। अब आपने सुना होगा कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, एक बार पहले भी मैंने बोला। अब उस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, आइए बात करते हैं। ये तो हो ही गया, एपिग्लोटिस क्या है, ये इसको मैंने मिटा दिया है। ये देखो दोस्तों, कौन जुड़ा है अब, जुगल यादव, कब से हूं सर मैं लाइव। अच्छा जुगल, वेरी गुड जुगल, है ना, पहले शायद मैंने कमेंट देखा नहीं, है ना, और लाइव है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। यहाँ देखो दोस्तों, इस फोटो को भी मिटाते हैं। फिर जब अपन भोजन निगलते हैं तब क्या होता है, इस बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, और निगलने की आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। गले में जो खटपट होती है, दो बातें होती है। जब भी आप भोजन निगलते हो, जब भी आप भोजन को निगलने का कार्य करते हो तो दो बातें होती है। एक तो यहाँ पर जो एपिग्लोटिस था वो इधर बंद हो जाता है, इधर ढक जाता है ऐसे, ये बाहर नहीं आएगा ना, ये अंदर ही है। और ये जो यूवुला था ये यहां से इसको ढक लेता है, ये देख लो। जब आप भोजन को निगलने का काम होगा, जय हो राकेश पटेल, जय हो राकेश, किसकी जय हो ये भी लिख दे, है ना। एपिग्लोटिस, जब आप भोजन को निगलते हैं तो दो काम होता है। पहला काम जो है वो अपन क्या कह रहे हैं, एपिग्लोटिस किसको बंद कर देता है, ग्लोटिस को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस किसको बंद कर देता है। फिर आज क्या यही, क्या कह रहा है, फिर आज क्या यही, दोबारा कमेंट करेगा तो समझ में आएगा कितने लोग, 20 लोग लाइव हैं। एपिग्लोटिस जितने भी लाइव है उनका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है। और दूसरा जो आपका यूवुला है वो किसको बंद कर देता है, नासा मार्गों को। ये लो, ये दो काम भोजन निगलते समय होते हैं ताकि आपका भोजन सीधा भोजन नली में चला जाए। ठीक है दोस्तों, भोजन नली में खाना सीधा चला जाएगा। अब क्या लिखा है सर, राकेश लेट आया है, वापस समझाओ, यूं बोल रहा है। वेरी गुड दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, वीडियो है, अगर जो लेट आया है वो बाद में वीडियो देख लेना, इसमें वापस समझाने वाली बात है ही नहीं। टाइम से आए, 1 घंटा क्लास में तो फिर भी लेट चल जाता था, दोबारा समझा दे। यहाँ इतने लोगों का नेट एक साथ काम कर रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए मैं भी, है ना, नहीं तो अपन फालतू जितनी भी ज़्यादा बातें करेंगे। हाँ वापस समझाओ, राकेश कह रहा है, थैंक यू राकेश वापस समझाने के लिए, कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समझाऊंगा नहीं, यहाँ से ही समझना पड़ेगा। लेट आए हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ देखिए, है ना, तो भोजन निगलते टाइम दो बातें ताकि खाना इधर सीधा चला जाए। अब अगर आप बात करते हैं तो कई बार यूवुला ढंग से बंद नहीं हो पाता, कई बार आपका एपिग्लोटिस ढंग से नहीं बंद हो पाता। और अगर एपिग्लोटिस, महेश सरपोटा, एपिग्लोटिस, अच्छा हेमंत पाटीदार भी जुड़ा है, एपिग्लोटिस अगर ढंग से नहीं बंद हो पाएगा तो कुछ खाने के कण आपकी श्वास नली में भी चले जाते हैं। और अगर खाने के कण श्वास नली में चले गए तो आपको तेज खांसी आती है। और उसके बाद भी अगर खाने का छोटा भी कण श्वास नली में रह गया
तो कोरोना की वजह से तो कुछ हो या नहीं हो, पीयूष वर्मा भी आ चुके हैं, वेरी गुड, बाय बाय सर। राकेश पटेल, ओके राकेश, बाय बाय, वेरी गुड, इतनी देर जुड़ा उसके लिए भी, है ना। चलो देखते हैं, तो भोजन निगलने के लिए क्या क्या प्रोसेस था। खाने का एक भी कण अगर श्वास नली में अटक गया तो मौत तक हो सकती है, इसलिए खाना खाते टाइम बात कम करें, इसलिए कहा जाता है। मौन रहे, अपना खाना खाएं ताकि दोनों ढंग से बंद हो जाए। ये ग्रसनी से रिलेटेड बात थी, इसको मैं मिटा देता हूं। आइए दोस्तों, ग्रसनी से जुड़ी और बातें करते हैं। ये मुंडी भी मिटा देते हैं। लाइव क्लास में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ऑफलाइन क्लास होती तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। लाइव में आप आराम से जुड़ें, चीज़ों को समझें, पढ़ने के लिए ही लाइव आए, है ना। आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है श्वास नली और ये है भोजन नली। फिर इससे आगे अपन बात करेंगे, और भोजन नली भी अभी पढ़ेंगे, इसलिए मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। ये भोजन नली, ये श्वास नली, यहीं बता देता हूं। अभी भोजन नली भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ग्रसनी के बारे में तो ग्रसनी तो कंप्लीट हो गई है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, ग्रसिका में ही समझाता हूं, है ना, वरना तो जो बच्चे लिख रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, फिर वो ये बातें ग्रसनी में याद करेंगे, ऐसा भी होता है कई बार। तो ग्रसनी कंप्लीट, मुख या नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और लैरिंग्स और उससे जुड़ी हुई बातें सारी कंप्लीट हो गई। हर बार की तरह मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी आपको द HG कॉन्सेप्ट में ही मिलेगी। आइए, ग्रसनी आपने याद की है, अब महत्वपूर्ण बातें। ये जो बातें मैं बताता हूँ ना, ये मैं जोड़ के लिंक करके एक दूसरे को बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। आपने नाम सुना होगा कोर्डेटा, कोर्डेटा। कोर्डेटा का एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ये भी है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय गिल दरारें पाई जाएं। ध्यान से देखना दोस्तों, जरूरी नहीं है जब आदमी अभी है तभी। फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट, फेरेंजियल गिल्स, बाय बाय सर, पीयूष वर्मा, राकेश पटेल सर, अच्छा राकेश जुड़ा हुआ है। ग्रसनीय गिल दरारें, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट, क्लेफ्ट CLEFT, गिल्स और फेरेंजियल, ये देख लीजिए, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट। कोर्डेटा का महत्वपूर्ण लक्षण है, अगर कोई जीव कोर्डेटा में आता है तो उसमें ग्रसनीय गिल दरारें पाई जाती है। फिर आप सोचोगे कि अपने अंदर तो है ही नहीं, तो इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं है अभी हो, जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय गिल दरारें उपस्थित होनी चाहिए। दोस्तों, थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर अपन जब माँ के पेट में थे 9 महीने तक, 9 महीने तक अपन माँ के, गुड इवनिंग सर, एक और जुड़े दिलीप भट्ट है शायद। 9 महीने तक माँ के पेट में अपन उल्टे ही लटके रहते हैं शीर्षासन में। बाबा रामदेव हर बार कहता रहता है शीर्षासन करो, ये हो जाएगा। 9 महीने तक अपन ने शीर्षासन किया है, उसके बाद भी अपन इस तरीके, दिलकुश चांदना, अच्छा चांदना साहब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दिलकुश स्वागत है। और 9 महीने जब अपन उल्टे लटके हुए थे, उस टाइम क्या क्या संरचनाएं आई थी। स्टार्टिंग में अपनी फोटो मछलियों से मिलती थी, फिशेस से। स्टार्टिंग में मनुष्य का भ्रूण स्टार्टिंग में मछलियों के जैसा,
आप थोड़े और बड़े हुए तो मेंढक जैसे दिखाई देने लगे। मेंढक जैसे का मतलब है दोस्तों मेंढक के भ्रूण जैसे। उसके बाद आप नागिन जैसे दिखाई देने लगे, सरी सर्पों जैसे। नाग नागिन, दिलकुश चांदना, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मछलियां, मेंढक और सरी सर्प। उसके बाद आप पक्षियों जैसे दिखाई देने लगे और लास्ट में 9 महीने जब कंप्लीट होने वाले थे तब आप होमो सेपियंस दिखाई दिए। मानव का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्लियर है? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हम कोर्डेटा में आते हैं, पृष्ठवंशियों में आते हैं। पृष्ठवंशियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण ग्रसनीय गिल दरारें हैं। ग्रसनी के अंदर छोटी छोटी दरारें। अभी अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दरारें नहीं है, लेकिन याद रखें जीवन की किसी न किसी अवस्था में दरारें होनी चाहिए। जब अपन भ्रूणी अवस्था में थे तब अपना भ्रूण इस कंडीशन से ही गुजरता है, और ये इस बात को भी बताता है कि इवोल्यूशन के दौरान, उद्ध विकास के दौरान, पहले मछलियां, मेंढक, सरीसृप, पक्षी और बाद में क्या बना? इंसान। और उद्ध विकास को भी बताता है, अपने भ्रूण का अध्ययन करने पर आइडिया लग जाता है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है ग्रसनी से संबंधित कि कोर्डेटा का कोई भी प्राणी होगा तो उसमें ग्रसनीय गिल दरारें पाई जाएंगी, और ग्रसनीय गिल दरारें जरूरी नहीं है प्रेजेंट टाइम में हो, जीवन की किसी न किसी अवस्था में होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा यहां देखिए दोस्तों, एक और कनेक्टिविटी, उसके बाद अगला टॉपिक ईसोफेगस पढ़ेंगे। और अभी अपने पास टाइम भी बहुत है, 20 मिनट है, आराम से देखेंगे। दोस्तों मछलियों के बारे में बताता हूं, फिशिस के बारे में। मछलियों के अंदर जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है। आराम से देख लीजिए, फेरिंग्स। इस फेरिंग्स को ढकने के लिए एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण, कवर। और उस कवर को कहते हैं ओपरकुलम। ध्यान से देखिए दोस्तों, मछलियों की ग्रसनी को ढकने के लिए एक ढक्कन है ग्रसनी के ऊपर भी, उसको क्या कहेंगे? ओपरकुलम। और जिन मछलियों में ओपरकुलम पाया जाएगा उन मछलियों को कहेंगे ओपरकुलेटेड मछलियां, फिश। और जिन मछलियों में ओपरकुलम नहीं पाया जाएगा उसको ओपरकुलम विहीन या ओपरकुलम लेस। ये देखिए, मछलियों की ग्रसनी का जो ढक्कन है उसको ओपरकुलम कहते हैं। एक दिन जब अपन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की मछलियां, अस्तील और उपास्तील मछलियां। जिनका अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है उन मछलियों को कहते हैं हस्तील मछलियां या बोनी फिश, जिनमें हड्डियां पाई जाती है। और जिन मछलियों में हड्डियां नहीं पाई जाती, उपास्थि पाई जाती है, उनको कहते हैं कार्टिलेजेनियस फिश या उपास्तील मछलियां। उपास्तील मछलियों में ओपरकुलम नहीं पाया जाता और अस्तील मछलियों में ओपरकुलम पाया जाता है। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, सुनी क्या होगी? मैं बोलता हूं, आप जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन, पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन है? इसको तो देखते रहें। पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों, पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन है? किस जीव को पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है? इसको आप लिख लें, मछलियों, ग्रसनी, ढकने के लिए ओपरकुलम। ओपरकुलम जिसमें है वो अस्तील मछलियाँ और जिनमें नहीं है वो उपास्तील मछलियाँ। आप मेरे को जवाब बताइए, क्या हुआ? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा भाई, पता नहीं है क्या? युगलिना विनायक जोशी। पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है युगलिना। वेरी गुड दोस्तों, पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है युगलिना। युगलिना। और किसी अगला सवाल देख लीजिए, अब उसका जवाब मत दीजिए। सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? ये तो सबको आना चाहिए। सजीवों व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? ये नया सवाल है, पहले का जवाब नहीं दें। सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस। विनायक ने जवाब दिया है वायरस। और ये है युगलिना। तो पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस। ये देख लीजिए, वायरस। ठीक है, मतलब मैं 2 सवाल भी आपको बताया और इससे जुड़ी हुई बातें उधर जोड़ के बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही आपको ये बोला जाए, बोला क्या जाए, बोला जाएगा हड्डी वाली मछलियों, अस्तील मछलियों व उपास्तील मछलियों के बीच की योजक कड़ी कौन है? एक दिन पहले भी मैंने दोनों मछलियों के बारे में आपको कनेक्टिविटी बताई थी। आज आप इतना याद रखें कि सर ग्रसनी को ढकने के लिए ओपरकुलम होता है। जिन मछलियों में ओपरकुलम होगा वो ओपरकुलेटेड फिश, और इसका उदाहरण है अस्तील मछलियाँ। जिन मछलियों में ओपरकुलम नहीं होगा वो ओपरकुलमलेस और उपास्तील मछलियाँ कहलाएंगी। अब इन दोनों मछलियों, अस्तील मछलियों को और उपास्तील मछलियों के बीच की योजक कड़ी जिसको कहा जाता है, उस मछली का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काइमेरा। अस्तील मछलियों, बोनी फिश, उपास्तील मछलियों, कार्टिलेजिनियस फिश के बीच की योजक कड़ी कौन सी मछली है? काइमेरा। इस काइमेरा का दूसरा नाम है रेट फिश भी कहते हैं इसको, रेट फिश। इसी को रेबिट फिश भी कहते हैं, रेबिट फिश। ये देख लीजिए। और खास बात यह है कि ये दोनों के बीच की योजक कड़ी है और इसका जो कंकाल है वो किसका बना होता है? उपास्थि का। लेकिन इस मछली के अंदर ओपरकुलम भी क्या होता है? पाया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी है फेरिंग्स, और फेरिंग्स कंप्लीट है। एक बार और समझा देता हूं, ये तो पूरे सवाल ही सवाल है। अगर कोई उपास्तील मछली है तो उसमें ओपरकुलम नहीं होगा। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसी उपास्थि के कंकाल वाली मछली जिसमें ओपरकुलम पाया जाता है, काइमेरा। रेट फिश किसको कहते हैं? काइमेरा को। रेबिट फिश किसको कहते हैं? काइमेरा को। इसका कंकाल किसका होता है? उपास्थि का। और अस्तील और उपास्तील मछलियों के बीच की योजक कड़ी है। इस मछली को घोस्ट फिश भी कहते हैं, घोस्ट, भूतिया मछली। जैसे वो चुड़ैल मछली थी पहले, मिक्सिन या हेग फिश, यहां पर घोस्ट फिश है ये। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हेमो ऑफिशियल भी जुड़े हैं अभी, काइमेरा को किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहते हैं। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं वो एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं सोचें
कि पढ़ा रहा था इंसान के बारे में, अब मछलियाँ कहाँ से आ गई। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से नहीं आता है। और ऑनलाइन अपन जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें उस बारे में। तो क्लियर है दोस्तों। ग्रसनी का ढक्कन मछलियों में ओपरकुलम, जिन मछलियों में ओपरकुलम पाया जाता वो अस्तील, जिनमें नहीं पाया जाता उपासील। एक उपासील मछली काइमेरा है, सर पता नहीं क्या लिख रहा है, काइमेरा है, उसका कंकाल उपास्तील होता है लेकिन ओपरकुलम पाया जाता है। रेड फिश, रैबिट फिश, घोस्ट फिश और किंग ऑफ हैरिंग्स और अस्तील और उपासील मछलियों के बीच की योजक कड़ी। मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ग्रसनी कंप्लीट हो गई है। तो ये ग्रसनी से जुड़े 3 पार्ट, उभयनिष्ठ रास्ता है और मछलियों से कनेक्टिविटी ग्रसनी की और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं 2 ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। 20 लोग लाइव है, बहुत खुशी की बात है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी वायरस, इंडियन आर्मी का जवाब अब आया है क्योंकि उनका नेट स्लो चल रहा है, तो जवाब भी स्लो ही आएगा। अब दोस्तों नया टॉपिक है ईसोफेगस। यहां देख लीजिए, ईसोफेगस को दोस्तों दूसरा नाम कहते हैं भोजन नली। इसी का ही दूसरा नाम है ग्रसिका। इसी को ही एक और नाम कह सकते हैं ग्रास नली। ये देख लीजिए, अभी जो अपन बात कर रहे थे ये भोजन नली और ये ग्रास नली। यहां आ जाइए, वायरस, फूड पाइप। अच्छा पीयूष वर्मा, फूड भोजन नली को अंग्रेजी में फूड पाइप भी कह सकते हैं। पीयूष वर्मा कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, ये रहा, इधर भोजन नली, इधर श्वास नली है। ये ट्रेकिया है और ये भोजन नली है। पहले कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। भोजन नली का छिद्र क्या कहलाता है? ग्लेट, पहला सवाल। दूसरा, जब आप मुंह में खाना पूरी तरह चबा लेते हो और उसके बाद जिस भोजन को आप निगलते हो और जो किसमें प्रवेश करता है भोजन नली में, उस भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। फूड पाइप या भोजन नली में प्रवेश करने वाला रैबिट फिश, अच्छा फूड पाइप या भोजन नली में प्रवेश करने वाला भोजन क्या कहलाता है? बोलस। और इसका छिद्र क्या कहलाएगा? ग्लेट। ठीक है दोस्तों। अब काम की बात, ये जो श्वास नली है ना, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये देखो छल्ले, ये सी आकार के छल्ले हैं श्वास नली में। देखिए दोस्तों ध्यान से, आपको दिखाई दे रहे हैं छल्ले किस आकार के हैं? सी आकार के। ठीक है, इन सी आकार के छल्लों की क्या खास बात है? सी शेप, सी आकार के छल्ले। पहली खास बात तो ये है कि ये भी किसके बने होते हैं? उपास्थि के। किसके बने होते हैं? और सी आकार के छल्ले भोजन नली में पाए जाएंगे या श्वास नली में? श्वास नली में। फिर आप सोच रहे होंगे कि हेडिंग तो भोजन नली बताया है और पढ़ा श्वास नली रहा है। श्वास नली का छिद्र गिलेट, और इसको क्या बोलेंगे? जो खाना श्वास नली में भोजन नली में प्रवेश करेगा उसको बोलस, और भोजन नली के छिद्र को ग्लेट और श्वास नली के छिद्र को क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। आइए दोस्तों, सी आकार के छल्लों की पहली खास बात, ये बाहर की तरफ से बंद और अंदर की तरफ से खुले होते हैं। ये बहुत बार सवाल पूछा गया। ये देखो, जैसे सपोज करो अपनी गर्दन इधर है तो बाहर की तरफ ऐसे, तो बाहर की तरफ ये बंद है और अंदर की तरफ खुले हैं। और अंदर की तरफ खुले का मतलब किसकी तरफ खुले हैं? भोजन नली की तरफ।
भोजन नली की तरफ क्या है, खुले हैं। ठीक है दोस्तों, सी आकार के छल्ले। गुड इवनिंग सर, कौन जुड़ा है? लक्ष्मण गुर्जर। अच्छा, ये लास्ट में आया भाई। सी आकार के छल्ले जो है वो किसमें पाए जाएंगे? श्वास नली में। उपास्थि के बने, बाहर से बंद, अंदर से खुले, भोजन नली की तरफ खुले होंगे। मतलब इन सी आकार के छल्लों का काम देख लीजिए दोस्तों, कार्य देख लीजिए। ठीक है ना? दो काम करते हैं। पहला श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। यहां देख लीजिए, कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जोर से श्वास बाहर निकालें। हाय सर जी, कौन जुड़ा है भाई? श्री देव एम जयपुर। अच्छा, स्वागत है भाई। हाय सर जी, श्री देव एम जयपुर जो भी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव क्लास में। दोस्तों सुनिए, अगर आपने जोर लगा के श्वास बाहर निकाल दिया और अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होते तो आपका श्वास पाइप चिपक जाता। ले, अब सांस कैसे ले? चिपक गया और मरना पड़ेगा। तो इस श्वास नली को पिचकने से बचाने के लिए कौन होते हैं? सी आकार के छल्ले। दूसरा काम बहुत अच्छा है। वो दूसरा काम तब सफल होगा जब बाहर से बंद और अंदर की तरफ से क्या है? खुले। जल्दबाजी में सपोज करो आपने मोटा टुकड़ा खा लिया रोटी का, खाने का। जल्दबाजी में आपको स्कूल जाना है, कोरोना की वजह से स्कूल जाना तो बंद ही हो रखा है, मजे हो रखे हैं। वो कल ही इंडियन आर्मी ने एक स्टेटस डाला था कि जो लोग कॉलेज में केवल एग्जाम देने जा रहे थे ना, वो भी स्टेटस डाल रहे हैं कि कॉलेज लाइफ को मिस कर रहे हैं, जो कभी कॉलेज गए ही नहीं, क्योंकि बैठे बैठे कोरोना में सब पक चुके हैं। आपको भी लगने लग गया कि अब तो स्कूल जाना ही चाहिए, और जब स्कूल जाते थे तब रोना आता था। कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, स्कूल आप जा रहे हैं और जल्दबाजी में आपने खाने का मोटा टुकड़ा खा लिया और ये मोटा टुकड़ा इस ग्रास नली में, भोजन नली में फंस गया, अंदर जा ही नहीं रहा है। अब बोलो फिर क्या करना? ऊपर से पाइप से ऐसे, जैसे बारिश के दिनों में कहीं ऐसे नाली में कचरा आ जाता तो पाइप डाल के सही करना होता है। तो अगर ये सी आकार के छल्ले ऐसे नहीं होते तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ता। लेकिन देखिए, ये मोटा टुकड़ा जहां भी रहेगा, ये सी आकार के छल्ले इधर जगह खाली है, तो ये भोजन नली थोड़ी सी इधर की तरफ फैल जाती है। भोजन नली में एक्सपेंशन हो जाता है। श्रीदेव स्वागत है आपका भी। ये देख लीजिए, और फिर ये बड़ा टुकड़ा भी आराम से चला जाता है। अगर ऐसा होता कि ये सी आकार के छल्ले इधर से बंद और इधर से खुले होते, तो आप जो मोटा टुकड़ा खाते, अब जगह ही नहीं बचती। तो समझ में आई एग्जाम में क्या आपको ध्यान में रखना है? अभी नहीं जा रहे हैं, रोना आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। सी आकार के छल्ले उपास्थि के बने, श्वास नली में पाए जाते हैं, बाहर से बंद, अंदर या भोजन नली की तरफ से खुले। इनके कार्य श्वास नली को पिचकने से बचाता है और भोजन के मोटे टुकड़े को ग्रास नली से आसानी से निकालने में मदद करता है। लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूँ, भोजन के मोटे टुकड़े को ग्रास नली से आसानी से गुजरने में मदद करता है। चबाने के बाद जो भोजन ग्रास नली में आया है उसको बोलस, और ग्रास नली का छिद्र क्या कहलाएगा? गैलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैलेट। मिटा दूं? सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले भोजन नली की तरफ से क्या होते हैं? खुले। लो एक और बात, और इंटरेस्टिंग बात, अब श्वास नली बनाने की जरूरत नहीं है। ये है आपकी अपनी भोजन नली, आपकी अपनी भोजन नली। अभी जा रहे हैं सर, एप्लीकेशन अभी तक आई नहीं। पीयूष वर्मा, अच्छा ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। ऐप दोस्तों आपको मैं बता दूं, रीट सेकंड लेवल साइंस के लिए ही आएगी।
और उसके वीडियो लगभग तैयार हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार एक्सपोर्ट करने में रात को लगा के सो तब सुबह तक जाके होता है। तो जल्दी ही रीड सेकंड लेवल वालों के लिए तो कंप्लीट है वीडियो हमारी तरफ से, बस अपलोड होके हमको बोलना ही है बस। और वैसे भी मैंने आपको कहा है जितने वीडियो डल चुके हैं वो आप देख सकते हैं क्रोम पर जाकर, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐप, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो हाइब्रिड ऐप है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी आप यहां आ जाइए। एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है। हेलो सर, मनोज गुर्जर, जयपुर गुर्जर, अच्छा स्वागत है मनोज, बहुत बहुत स्वागत है। अभी भोजनली पढ़ देते हैं दोस्तों, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, लेकिन भोजनली ताकि कल अपन नया टॉपिक शुरू कर सकें। ये भोजन नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 कितने? 25। इस भोजन नली के 3 पार्ट अगर अपन करें, पहला यहां, फिर दूसरा, 25 तो वैसे ही याद रहेंगे आपको ना, 25। ये देखिए, ऊपर वाला 1/3 भाग, ये भी 1/3, ये भी 1/3। ये भोजन नली के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जो पेशियां होती है उन पेशियों का नाम है ऐच्छिक पेशियां। यहां पर जो पेशियां हैं वो मिश्रण होता है, थोड़ी बहुत ऐच्छिक होती है और थोड़ी बहुत अनैच्छिक होती है। लेकिन यहां वाली पेशियां जो है वो तो पूरी की पूरी क्या होती है? अनैच्छिक होती है। जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे वो ऐच्छिक, जो नहीं करे वो क्या है? अनैच्छिक। इस हाथ को मैं ऊपर ले जा सकता हूं क्योंकि ये पेशियां जो है वो ऐच्छिक पेशियां हैं। आपका हृदय आपके कहे अनुसार धड़कता नहीं है क्योंकि वो कौन सी पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। भोजन का टुकड़ा यहां तक आया, मतलब कौन सी पेशियों के अंडर में है? ऐच्छिक। आप आराम से वापस ला सकते हो। ऐसे कई बार आप नाटक करने के चक्कर में अगर सिक्का मुंह में और थोड़ा चला गया तो आप एकदम से उसको वापस किया, अभी तो गया था। यहां तक चला जाए तो भी चांसेज है क्योंकि दोनों का मिश्रण है, बाहर आ जाए। एक बार इधर चला गया फिर बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहां की पेशियां क्या है? अनैच्छिक। पेशियों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, लंबाई बताई। भोजन नली में प्रवेश करने वाले भोजन को बोलस कहते हैं और उसका छिद्र क्या कहलाता है? ग्लेट कहलाता है। ये सारी बातें मैंने आपको भोजन नली के बारे में बताई दी है। मनुष्य की ग्रसिका में भोजन नली में पेशियां ऐसी होती है। मिटा देता हूं, यहां देख लीजिए दोस्तों। अब एग्जाम में सवाल आया वो मैं बताता हूं आपको। एक वर्ड है रूमिनेंट। अभी आप नहीं भी जानते हैं तो याद रखें, जुगाली करने वाले जंतु। जुगाली करने वाले जंतु, गाय भैंस, ये सब। हेलो सर, मनोज गुर्जर, स्वागत है मनोज कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। रूमिनेंट जुगाली करने वाले जंतुओं की भोजन नली में कौन सी पेशियां पाई जाती है? यहां देख लीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन ऐच्छिक व अरेखित पेशियां, दूसरा ऑप्शन अनैच्छिक व रेखित पेशियां, तीसरा ऑप्शन रेखित व ऐच्छिक पेशियां, और चौथा ऑप्शन और आप बना सकते हैं रेखित व अनैच्छिक पेशियां। ये 4 ऑप्शन है। नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना भाई, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। चौथा ऑप्शन यहां लिख देता हूं, रेखित व अनैच्छिक पेशियां। थोड़ी देर में अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुगल यादव, अच्छा नहीं, रूमिनेंट जुगाली करने वाले जंतुओं की भोजन नली में एस्टिक सर पता नहीं क्या लिखा है, अच्छा ऐच्छिक। अरे ऑप्शन बताओ, तुम तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ऑप्शन में ऐच्छिक और अरेखित, दूसरे ऑप्शन में अनैच्छिक व रेखित, तीसरे ऑप्शन में रेखित और ऐच्छिक, और चौथे ऑप्शन में रेखित और अनैच्छिक। या कोई नहीं, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए होंगे तो अरेखित भी कर सकते हैं। बताइए क्या है। जुगाली करने वाले जंतुओं की भोजन नली में कौन सी पेशियां पाई जाती है? और ये सवाल ग्रास नली से ही है। फर्स्ट सुरेश पाटीदार, विनायक जोशी, जल्दी से जवाब बताइए। फर्स्ट कौशल पाटीदार, फर्स्ट। जिसको दिख नहीं रहा है वो बोल सकता है, एक बार फिर कह रहा हूं। जुगाली करने वाले जंतु गाय भैंस, आप जानते हैं ना। 2 मोहित प्रजापत 2 लिखा है, दिख तो सबको रहा है ना। ऐच्छिक, अरेखित, अनैच्छिक, रेखित, रेखित और ऐच्छिक, और अरेखित और अनैच्छिक। कोई जवाब नहीं दे रहा। 2 बातें सुन लो, है ना। वैसे फालतू कमेंट करेंगे, लेकिन जवाब देने वाले कमेंट कोई नहीं करेगा। यहां देख लीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो रेखित पेशियां है ना वो ऐच्छिक ही होगी। रेखित पेशियां कभी भी अनैच्छिक नहीं हो सकती। फर्स्ट जो भी लोग जवाब दे रहे हैं गलत जवाब है, ये बात सुन लें आप। अरेखित जो पेशियां हैं उनको चिकनी पेशियां कहते हैं, और ये चिकनी पेशियां ज्यादातर क्या होती है, अनैच्छिक होती है। जुगाली करने वाले जीव क्या करते हैं, बाहर घास चरने जाते हैं। अभी देखो गाय भैंस को तो आप खुद भी डाल देते हैं चारा, लेकिन हिरन है और भी शाकाहारी जीव है, अगर वो बाहर जाके और ढंग से। थर्ड मनोज गुजर, वेरी गुड, अब जवाब आ गया। थर्ड इसका सही आंसर है रेखित और ऐच्छिक। क्यों, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि जुगाली करने वाले जंतु पेट में पूरा चारा भरने के बाद भी अपनी इच्छा से उसको बाहर निकाल सकते हैं। जब अपनी इच्छा से बाहर निकालेंगे तो क्या होगी, ऐच्छिक, और ऐच्छिक वाली हमेशा क्या होती है, रेखित। बात समझ में आ गई। जुगाली करने वाले जीव एक बार चारा अपने शरीर में भर लिए तो भी फिर वो क्या करते हैं, वापस, और वापस खुद की मर्जी से तो निकलेगा, ऐसे नहीं है कि अपने आप निकल रहा है, खुद की मर्जी से निकलेगा। ऐच्छिक, और ऐच्छिक वाली कौन सी होती है, रेखित। मसल्स के बारे में भी आपको जानकारी मिली है, मिटा देता हूं, यहां देख लीजिए। जुगाली करने वाले जीव एक साथ क्या कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर जब भी उनको फुर्सत मिलती है वापस निकाल निकाल के और जुगाली करते रहते हैं। तो वापस अपनी मर्जी से निकालेंगे, इसलिए क्या है, ऐच्छिक वाला। तो ये था किसके बारे में, भोजन नली के बारे में। आखिरी बात भोजन नली के बारे में, इसके बाद आज की क्लास खत्म। 20 या 21 लोग जो लाइव जुड़े हैं उनको मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो घर पे जाके उसके वीडियो दोबारा देखें या नोट्स बना लें। नोट्स नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, नोट्स की फॉर्म आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी मिल पाएगी, है ना। मटर गश्ती करने वालों को, मैं जो लोग मेरे को जानते हैं उनको आइडिया है ही। हर्ट में रेखित और अनैच्छिक होती है, जुगल बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हर्ट की मसल्स रेखित और अनैच्छिक होती है, उस बारे में भी अपन बात करेंगे, है ना। वो कार्डियक मसल्स हैं
अभी अपन ने जो बात की है रेखित और अरेखित पेशियों से जुड़ी हुई, और ऐच्छिक पेशियां आप ऐसे याद रख लें, ऐच्छिक पेशियां 100% क्या होगी, रेखित। जुगल ये थोड़ा कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूं। ऐच्छिक पेशियां 100% रेखित होगी, अनैच्छिक पेशियां जो है वो रेखित भी हो सकती है और अरेखित भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हृदय है, इसलिए तो उन पेशियों को अलग ही कैटेगरी में रखा गया है, हृदयी पेशियां। बात समझ में आ रही है? हृदयी पेशियों को अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो रेखित भी है और अनैच्छिक भी है, वरना तो अरेखित अनैच्छिक होती है और चल उसको छोड़ भी दें तो भी आप इस बात को सोचें, रेखित हमेशा क्या होगी, ऐच्छिक, या ऐच्छिक हमेशा क्या होगी, रेखित। और जुगाली करने वाले जंतुओं की भोजन नली में यही पाई जाती है। शायद जुगल समझ गया होगा। अनैच्छिक रेखित भी तो हृदय, और अरेखित बाकी जैसे आपके आमाशय में, आपके हृदय का तो अलग हो ही गया, किडनी में, लीवर में और कहीं भी जो मसल्स है वो अरेखित और अनैच्छिक। जुगाली करने वाले जीवों में क्या होगा वो आपके सामने क्लियर है ही। आइए बात करते हैं क्या है दोस्तों। ये देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा, हिस्टोलॉजी। लास्ट बात है दोस्तों फिर, है ना? आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लिए। डन सर, अच्छा जुगल, बिल्कुल, थैंक यू जुगल, समझ में आया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक अपन इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जैसे हर वीडियो में, जैसे कल अपन अब आगे वाला टॉपिक पढ़ें तो बाद में भी कोई वीडियो देखें तो उसको दिक्कत नहीं आए। हाँ सर मनोज, ये देखिए, हिस्टोलॉजी को कहते हैं दोस्तों औतिकी। क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। औतिकी का मतलब है ऊतकों का अध्ययन, और ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह, समान आकार, समान कार्य और समान उत्पत्ति की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और हिंदी में औतिकी। जब अपन आहार नाल की औतिकी पढ़ेंगे उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रसिका के बारे में। तो आहार नाल की औतिकी में सबसे पहला जो स्तर है उस स्तर का नाम है सीरोसा। क्या नाम है दोस्तों, सीरोसा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए। जब डाइजेस्टिव सिस्टम और सिस्टम जब कंप्लीट होंगे तब आपको पता लगेगा। पढ़ाने का तरीका ये रहा दोस्तों, यहाँ से शुरू हुए आप चलते जाएंगे, कंफ्यूजन, जिस दिन आप घूम के यहाँ आ जाएंगे आपको लगेगा मजे आ गए। दूसरा, हर बार की तरह पढ़ाने का तरीका गन्ने के जूस निकलने के तरीके के समान है मेरा। एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है, दोबारा यही बातें बार बार आएंगी, आप टेंशन नहीं लें, बस रोजाना का रोजाना पढ़े। आहार नाल के अंदर पहला जो स्तर है सबसे बाहर वाला, उसको क्या कहते हैं, सिरोसा। और पूरी आहार नाल में जो सिरोसा होता है उसके भी 2 स्तर होते हैं, लास्ट है फिर ओवर। बाहर वाले स्तर का नाम है विसरल पेरिटोनियम, ध्यान से देखिए दोस्तों, और अंदर वाले का नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया, ये देखिए, दोबारा बता देता हूं। हमारी आहार नाल का जब अपन औतिकी पढ़ेंगे तो सबसे बाहर वाला स्तर सिरोसा पढ़ेंगे। पूरी आहार नाल में सिरोसा में सबसे बाहर वाला क्या है, विसरल पेरिटोनियम, और उसके अंदर वाला क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मतलब सिरोसा पूरी आहार नाल, समझ रहे हैं ना, मुख से लेकर एनस या गुदा तक जब अपन पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी आहार नाल में सबसे बाहर वाला स्तर सिरोसा है। सिरोसा की भी 2 परतें हैं, विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बात समझ रहे हैं? कोई भी आपको पूछे आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर कौन है, ऊतकों का सिरोसा। सिरोसा के कितने भाग है, 2। कौन कौन से, विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। विसरल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एडवेंटिशिया।
अब देखो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये भोजन नली है? ये भोजन नली आगे जाके ऐसे पेट में खुल जाती है, और ये डायाफ्राम है, पेशीय पट्ट, और डायाफ्राम को क्रॉस करने वाली आहार नाल की एकमात्र संरचना कौन है? ग्रसिका या भोजन नली। और दोस्तों आपको पता है यहां से भोजन नली जा रही है तो ये चेस्ट वाले भाग में से जा रही है, वक्षीय गुहा में से, और फिर पेट में चली जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस वक्षीय गुहा में भी केवल एक ही संरचना जा रही है, उसका नाम है कौन? ग्रसिका। 2 क्वेश्चन और दोस्तों, डायाफ्राम को कौन क्रॉस करेगा? ग्रसिका। डायाफ्राम एक पेशीय पट्ट है, ये देख लीजिए, और वक्षीय भाग में भी, हमारी छाती या चेस्ट वाले पार्ट में भी कौन होती है? ग्रसिका। और जो भी पार्ट हमारी चेस्ट या वक्षीय गुहा में है उसमें ये वाला स्तर नहीं पाया जाता। लॉजिकल बात है दोस्तों, 12th की बुक का है, हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब समझ लो, क्या भोजन नली या ग्रसिका के सिरोसा में विसरल पेरिटोनियम पाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये वक्षीय गुहा में आता है। तो आपको तो ये बात पता लग गई, फिर तो इसके सिरोसा में एक ही परत है, कौन सी वाली? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ग्रसिका ऐसी संरचना है जिसके सिरोसा में केवल एक परत पाई जाती है, केवल एक परत वाली सिरोसा किस संरचना में पाई जाती है? अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएं, जैसे आपको कोई बोल दे आमाशय, कोई बोल दे ग्रसनी, कोई बोल दे ग्रसिका, और उसके बाद भी कोई बोल दे ऐसे छोटी आंत, यहाँ देख लीजिए, तो याद रखें इस क्वेश्चन का जवाब हमेशा क्या होगा? ग्रसिका, क्योंकि ग्रसिका में विसरल पेरिटोनियम नहीं पाया जाता। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा, आपको इतना याद रखना है कि ग्रसिका के अंदर जो सिरोसा है ना, वो 2 परतों वाला नहीं है, एक ही परत है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया अंदर वाली, विसरल पेरिटोनियम है ही नहीं। इस सवाल को ऐसे भी बोला जाता है कि निम्न में से किस में विसरल पेरिटोनियम अनुपस्थित है? तो भी जवाब कौन सा होगा? ग्रसिका। किसका सिरोसा एक स्तरीय है? तो भी जवाब कौन सा होगा? ग्रसिका या भोजन नली। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? औतिकी। आज अपन ने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, फेरिंग्स और ईसोफेगस, ग्रसनी और ग्रसिका। कल अपन और नए टॉपिक, हमें हंसने के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप हंसोगे तो आपका खाना ढंग से पचेगा, अगर आप दुखी रहोगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम होगी। इन्हीं बातों को लेकर क्या कारण है कि बाबा रामदेव ऐसे बुजुर्ग लोगों को ऐसे गार्डन में जोर जोर से हंसने की सलाह देता है। हंसने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस बारे में अपन कल बात करेंगे। यहाँ तक के वीडियो देखें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।